हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण, यानी किन कारणों से भारतीय राष्ट्रीयता का उदय हुआ और वो भी 19वीं शताब्दी में। तो ये सब पॉइंट्स हैं आपके सामने, इनको हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। हमने इसी पेपर के अंदर 1857 की क्रांति पढ़ी थी। तो उस क्रांति का अंग्रेजों ने जिस प्रकार दमन किया था, उससे भारतवासियों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ और इस स्थिति में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ और इस आंदोलन ने भारतीयों में एकता, देशभक्ति तथा बलिदान की भावनाओं को कूट कूट कर भर दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता का उदय हुआ और आगे चलकर भारत स्वतंत्रता संग्राम जारी हुआ। अगला जो कारण है वो है भारत की राजनीतिक एकता। भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति, यह पहला अवसर था जब भारत में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित हुई। लोगों ने पहली बार अपने विचारों का साझा एक दूसरे के साथ किया। तब उन्हें अनुभव हुआ कि अंग्रेज उनके हितों को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीयों ने संगठित होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा ली। नेक्स्ट जो पॉइंट है समाचार पत्रों का योगदान। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उन नीतियों को स्पष्ट किया गया समाचार पत्रों के माध्यम से और जन जागृति लाई गई समाचार पत्रों के माध्यम से। तो उनमें कौन कौन से समाचार पत्र थे उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली और उसके बाद संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में इनके द्वारा संपादित किए गए। और अगला जो समाचार पत्र था 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा, मराठा व केसरी समाचार पत्र तिलक के द्वारा, बम्बई समाचार पत्र 1882 ईस्वी में, कलकत्ता जनरल एडवाइज़र भारत का प्रथम समाचार पत्र था जो कि 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। कलकत्ता गैजेट 1784, बॉम्बे गैजेट 1791 ईस्वी। और इसके अलावा 1826 में भारत का पहला हिंदी अखबार उदंड मार्तंड प्रकाशित किया गया। इसके अलावा देसी साहित्य का योगदान भी राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण रहा था। इनमें खड़ी हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में अपनी रचना लिखी भारत की दुर्दशा, और अपनी इस रचना में भारत की स्थिति को उजागर किया और अंग्रेजों की नीतियों को स्पष्ट किया। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और जिसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जबकि ये रचना 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ, वंदे मातरम। उर्दू साहित्य में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन की रचनाएं महत्वपूर्ण थी। मराठी रचनाओं में चिपलुकर की, गुजराती रचनाओं में नर्मदा की, तमिल में सुब्रमण्यम भारती की रचनाएं प्रसिद्ध थी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चल रही थी, इसके कारण भी भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई। जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, फ्रांस की क्रांति की बात करें, तो इन घटनाओं से भी भारतीयों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की प्रेरणा ली और भारतवासियों ने फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को ग्रहण किया। इसके अलावा इटली तथा जर्मनी के एकीकरण की घटनाओं ने भारतीयों को विदेशी शासन के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा ली और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीयता का उदय हुआ। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में अनेक भारतीयों को विदेश जाने का अवसर मिला। इस अवसर पर उन्होंने पाश्चात्य देशों की लोकतंत्री शासन पद्धतियों का अध्ययन किया। उन्होंने वैसी ही शासन पद्धति को भारत में लाने की प्रेरणा ली और अपने शासन प्रबंध को विदेशी लोकतंत्र से प्रभावित किया। उन्होंने प्रयास किया कि विदेशी जो लोकतंत्र है उसको भी, या पाश्चात्य देशों में जो लोकतंत्र है उसको भी भारत में लाया जाए, उसको भी भारत में लागू किया जाए, और इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया।
भारत के आर्थिक शोषण को लेकर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां, जिससे भारत के धन को इंग्लैंड भेजा गया और जिससे देश गरीबी और बेरोजगारी के कष्टों को झेलता रहा। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी में स्थापित की गई, आर्य समाज, जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई, रामकृष्ण मिशन 5 मई 1897 ईस्वी में विवेकानंद के द्वारा स्थापित थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी 17 नवंबर 1875 ईस्वी को मैडम ब्लाउतस्की के द्वारा स्थापित की गई, सैयद अहमद खां, जो कि मुस्लिम समाज सुधारक थे, वैद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा, प्रार्थना समाज MG रानाडे और इनके सहयोगी रहे थे आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र ठाकुर, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित की गई। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा का या ये कहें अंग्रेजी साहित्य का भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय भावनाओं से भरा पड़ा था और जब भारतवासियों ने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया तो उनके अध्ययन से या उनके साहित्य से प्रभावित होकर इन्होंने स्वतंत्रता तथा उदारता की भावना अपने साहित्य में भी कूट कूट कर भर दी और लोगों को जागृत किया। तो अंग्रेजी साहित्य में जो साहित्यकार थे स्पेंसर, बेंथम, रूसो, वाल्टेर, मील आदि की रचनाओं से भारतीय प्रभावित हुए थे। और इल्बर्ट बिल की बात करें तो लॉर्ड रिपन से पूर्व भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1883 ईस्वी में CP इल्बर्ट ने एक बिल प्रस्तुत किया और जिसके अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दिया गया, परंतु भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इस बिल का घोर विरोध किया। अतः विवश होकर रिपन को इल्बर्ट बिल में संशोधन करना पड़ा और जिससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। ये इल्बर्ट बिल विवाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको थोड़ा पॉइंट को ध्यान रखें। लॉर्ड लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति की बात करें तो 1877 में जब दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया, उस समय दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा हुआ था और जिसकी चर्चा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में हुई। तब लॉर्ड लिंटन ने इसके विरुद्ध वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया और इस प्रेस एक्ट के अंतर्गत कई प्रतिबंध लगाए गए थे भारतीय समाचार पत्रों में, उनके लाइसेंस को लेकर, उनमें छपने वाली सामग्री को लेकर, तो लोगों में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ। 1878 में बात करें तो लॉर्ड लिंटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया। अतः लिंटन की इन प्रतिक्रियावादी नीतियों से भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। शिक्षित भारतीयों में असंतोष की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण अधिक से अधिक लोग सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शिक्षित भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया और परिणाम स्वरूप शिक्षित भारतीयों में भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हुआ, उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया। और अंग्रेजों की जाति विभेद की नीति, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को तुच्छ व हीन मानते थे, उनसे घृणा करते थे, वे भारतीयों के प्रति जाति विभेद की नीति अपनाते थे, उन्हें अपना गुलाम समझते थे और भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई का भी अधिकार नहीं था। तब भारतीयों ने संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की। उन पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए, जैसे उन्हें रेल के डिब्बों में, जो उच्च श्रेणी के डिब्बे थे, उनमें यात्रा नहीं करने दी जाने चाहिए और इस प्रकार के अत्याचार भारतीयों पर किए गए। यातायात व संचार के साधनों की बात करें तो ब्रिटिश काल में रेल, डाक, तार आदि यातायात या संचार के साधनों का काफ़ी विकास हुआ। इन साधनों के कारण भारत के भिन्न भिन्न के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तथा एक दूसरे के विचारों को समझने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनमें जागृति उत्पन्न हुई और देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू हुए।
भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों से वंचित रखने की नीति अपनाई। उसने भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विस ICS से अलग रखने का भरसक प्रयास किया। 1869 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी, परंतु उन्हें सेवा में नहीं दिया गया। और 1879 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ा दिया गया। 21 वर्ष के स्थान पर घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जिससे शिक्षित भारतीय इस पद से वंचित होने लगे। ऐतिहासिक अनुसंधानों की बात करें तो यूरोप में अनेक विद्वान प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रशंसक थे। सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जैकोबी, कोलब्रुक, कीथ आदि यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों को विश्व सभ्यता की अमूल्य निधि बताया। उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को विश्व की उत्कृष्ट और उच्च कोटि की सभ्यता बताया। और इस प्रकार भारतीय संस्कृति या भारतीय साहित्य को विश्व का सबसे श्रेष्ठ साहित्य कहा गया। और इस प्रकार इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया, जिन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।